एग्रीगेट टर्नओवर कल अपन ने पढ़ा था, जरा डेफिनेशन बोलो एग्रीगेट टर्नओवर। क्या क्या आएगा एग्रीगेट टर्नओवर? वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, नील रेटेड सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाईज। इन सब का पहले मतलब समझो। एग्जेम्प्ट सप्लाईज मतलब स्कूल आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, हेल्थ केयर आ जाएगा, ये सब सप्लाई है लेकिन एग्जेम्प्ट कर दिया। फिर नील रेटेड मतलब टैक्स रेट जीरो है, और नॉन टैक्सेबल मतलब टैक्स। एग्जाम्पल अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके, जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट और एसीजेड। एसीजेड वाला शिवांशु एसीजेड के नाम लिख के आया था। महाराष्ट्र का एसीजेड किधर है? सांता क्रूज। और गुजरात में? सूरत में। और एक भी है कांडला में। जो पोर्ट है उसके आसपास है एसीजेड। ओके, उसके बाद क्या क्या एक्सक्लूड नहीं, क्या क्या एक्सक्लूड करना पड़ेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। और इनपुट अगर मैं कुछ लेता हूं ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस तो वो भी तुम्हारे एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ओके, कम कर बस। ओके, फटाफट रिवाइज कर लेते 9.3 और 9.5। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आ रहे हैं लेकिन आज। ओके, नीचे के चार्ट पे आ जाओ। 9.3 पहले रिवाइज कर। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पीछे आवाज आ रही है? मेरे को लग रहा है आवाज ही नहीं आ रहा। उधर से आ रहा है कि मुझसे आ रहे हैं? उधर से। ठीक, ठीक है। ओके, पहला एंट्री गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी का। जीटीए के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में रेट रहेगा 12%, और जीटीए को अपने इनपुट्स पे आईटीसी नहीं मिले। सेकेंड ऑप्शन रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में चेक करना पड़ेगा कि रेसिपिएंट कौन है। अगर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो रिवर्स चार्ज, नॉट अ स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो एग्जाम। स्पेसिफाइड रेसिपिएंट का लिस्ट बताओ। बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, फैक्ट्री, ट्रस्ट, सोसाइटी, एनी रजिस्टर्ड पर्सन और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब कौन? मैंने एक एग्जांपल दिया था उसका, सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। हाँ, क्या था वो? नासिक में रहता नहीं है, नासिक में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन थोड़े टेम्पररी पीरियड के लिए उसको आके यहाँ पे बिजनेस करना है, तो वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा, उसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। उसका रीजन ये था कि नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए तुमको इधर एक ऑफिस चाहिए, खुद का ब्रांच होना चाहिए, खुद का एक दुकान होना चाहिए, बट उसका दुकान तो है नहीं, वो तो इधर डोंगरी बस्ती के रोड पे है। ओके, सेकेंड एंट्री लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विस वकालत की सर्विस। सर्विस देगा इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट्स, और रेसिपिएंट होगा बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। थर्ड था आर्बिट्रेशन सर्विस। सर्विस देगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, और रेसिपिएंट होगा बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। फिर था स्पॉन्सरशिप सर्विस। टाटा और आईपीएल में स्पॉन्सरशिप सर्विस कौन किसको दे रहा है? आईपीएल टाटा को स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है, तो रेसिपिएंट इज टाटा, सप्लायर इज आईपीएल, so tax will be paid by Tata. It has to be a body corporate or a partnership firm. फिर फिफ्थ वाली एंट्री थी गवर्नमेंट वाली, एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय सीजी, एसजी, एलए या फिर यूटी, लेकिन थोड़े एक्सेप्शंस थे इसके। एक्सेप्शन में आ रहा था इमूवेबल प्रॉपर्टी, पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विस, रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की सर्विस, सर्विस इन रिलेशन टू वेसल और एयरक्राफ्ट, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। ये एक्सेप्शन में हमेशा फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल, इसके अलावा रिवर्स चार्ज, ये एक्सेप्शन में फॉरवर्ड चार्ज। सप्लायर विल बी सीजी, एसजी, यूटी, एलए, और रेसिपिएंट विल बी एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल एरिया।
फिर 5 एक नई एंट्री आई थी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंट पे देना है CGST UT LN और रेंट पे लेना है, मतलब टेनेंट विल बी एनी रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्स विल बी पेड बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन। फिर दो रिलेटेड एंट्रीज थे, ट्रांसफर ऑफ TDR FSI या फिर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड। TDR FSI सब लोग समझ चुके हो अभी, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स या फिर फ्लोर स्पेस इंक्रीज। दिस कैन बी सोल्ड बाय एनी पर्सन, हैज टू बी परचेज्ड बाय अ बिल्डर एंड बिल्डर विल पे टैक्स। सेम गोज फॉर लीज, लेकिन लीज में याद रखना ये लोग खाली अपफ्रंट अमाउंट की बात करें, याद है ना, इधर चाहिए तो लिख दो अपफ्रंट अमाउंट। अपफ्रंट अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, तुमको याद होगा, तो इसमें खाली अपफ्रंट अमाउंट की ही बात होती है। फिर था रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। अगर ये याद होगा तुमको, तो दो लोगों ने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे लिया था, एक भूमि ने लिया था और एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने लिया था। तो भूमि के केस पे कौन टैक्स पे करेगा? मान लो एक लैंडलॉर्ड है, ये अपना शिवांशु, इसकी बिल्डिंग है, ये वाले फ्लैट पे भूमि रहती है और ये वाला फ्लैट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने लिया हुआ। तो भूमि जो रेंट पे करेगी शिवांशु, उस केस में टैक्स कौन पे करेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा, दैट विल बी एग्जेम्प्ट। और इधर के केस में रिलायंस और शिवांशु के केस में रिलायंस टैक्स पे करेगा। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिस शुड बी अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, नॉट एन ऑफिस स्पेस। ऑफिस स्पेस होगा तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज ही लगने वाला है, वो हमेशा शिवांशु ही टैक्स पे करेगा, ये खाली रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की बात हो। फिर आया था सर्विसेज बाय डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर ने किसी कंपनी को प्रोफेशनल कैपेसिटी में सर्विस दी, तो डायरेक्टर को जो भी पैसा मिलेगा उस पर टैक्स कौन पे करेगा? कंपनी। सर्विसेज बाय इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट ने किसी इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दी, टैक्स विल बी पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। फिर वसूली भाई ने किसी बैंक को सर्विस दी, टैक्स विल बी पेड बाय बैंक। फिर किसी म्यूजिक कंपोजर ने अपना गाना बेचा T सीरीज को, टैक्स विल बी पेड बाय T सीरीज। फिर किसी ऑथर ने अपना बुक बेच दिया किसी पब्लिशर को, टैक्स विल बी पेड बाय पब्लिशर। फिर RBI की जो ओवरसीइंग कमेटी होती है, उनको जो भी फीस मिलती है उसके ऊपर का टैक्स विल बी पेड बाय RBI। फिर किसी TSA डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, क्रेडिट कार्ड वगैरह बेचने वाले, उन लोगों ने बैंक को सर्विस दी, तो टैक्स विल बी पेड बाय बैंक। फिर बिजनेस फैसिलिटेटर, मतलब अपना सार्थक जो गांव में अपना बैंक चला रहा, उसको बैंक जो भी पैसा देगा उसमें टैक्स विल बी पेड बाय बैंक। फिर कोई एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट है अपना आदेश्वर, उसके नीचे वाले एजेंट लोग थे, तो एजेंट लोगों को जो भी फीस पे होगी उसके ऊपर का टैक्स विल बी पेड बाय आदेश्वर, दैट इज बिजनेस करस्पॉन्डेंट। सिक्योरिटी सर्विस, इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि सप्लायर शुड बी एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड रेसिपिएंट शुड बी रजिस्टर्ड पर्सन इन टैक्सेबल टेरिफ। मतलब अगर कोई सिक्योरिटी सर्विसेज की कंपनी, जैसे कि बंकर सिक्योरिटीज का, उस केस में वो लोग टैक्स पे करेंगे। लेकिन अगर अपन किसी इंडिविजुअल वॉचमैन को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसमें अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड वी आर रजिस्टर्ड पर्सन। और लास्ट था, 15 था एक, सॉरी, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, आर्यन, एक्टिवा प्राइवेट लिमिटेड, प्रणव और रिलायंस। ठीक है, अपने इधर बना लेते हैं। इनके पास स्कूटर्स है, दीज आर सप्लायर्स एंड दीज आर रेसिपिएंट्स। एक्टिवा ने प्रणव को गाड़ी रेंट पे दी, टैक्स विल बी पेड बाय। एक्टिवा ने रिलायंस को गाड़ी रेंट पे दी, टैक्स विल बी पेड बाय। एक्टिवा ही पे करेगा, इसमें रिलायंस पे क्यों आना है? जब भी एक्टिवा, मतलब ये बॉडी कॉर्पोरेट है ना, इधर लिखता हूं मैं बॉडी कॉर्पोरेट, जब भी बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो लोग खुद से टैक्स पे कर देंगे। आर्यन के केस में आर्यन ने रिलायंस को गाड़ी रेंट, रिलायंस पे करेगी, और आर्यन ने प्रणव को दिया तो हाँ, ये एक स्पेशल केस था जिसमें आर्यन को पे करना पड़ रहा था, एग्जेम्प्ट नहीं हो रहा था। समझा ये चीज? समझे? देख, पहले बॉडी कॉर्पोरेट अगर किसी को भी सर्विस देता है, हमेशा बॉडी कॉर्पोरेट को ही पे करना है फॉरवर्ड चार्ज, बट नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब आर्यन ने किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दिया तो बॉडी कॉर्पोरेट पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज, लेकिन आर्यन ने किसी नॉर्मल इंसान को दिया तो उसमें आर्यन को ही पे करना। ओके, और लास्ट था लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज भाड़े पे देनी। एक होता है बोरोवर, एक होता है लेंडर। टैक्स विल बी पेड बाय द बोरोवर
ऑन द फीस पेड टू द लेंडर। ये मेरा और राजेश्वर का केस था जिसमें मैंने स्टॉक को उधारी पे लिया। समझ गए ये सब? ओके। कौन सा? वो मैंने शॉर्ट सेल किया था, याद है क्या? शॉर्ट सेलिंग के केस में मुझे सिक्योरिटी भाड़े पे लेनी पड़ती है टू गिव द डिलीवरी टू आदित्य। तो मैंने आदेश्वर से भाड़े पे ली सिक्योरिटी और इसको दे दी, और आदेश्वर को जो भी मैं फीस पे करूंगा उसके ऊपर का टैक्स मुझे पे कर, मतलब बोरोवर हैज टू पे द टैक्स ऑन द फीस। ओके, 9(4) इंपॉर्टेंट नहीं है, 9(5) पे आता है। 9(5) का ECO, ठीक है? मैं तुमको सिचुएशन बोलता हूँ, तुम लोग बोलना टैक्स कौन पे कर, ठीक? मान लो मैंने ऊबर से एक कैब बुक किया मैंने, ठीक है? तो उस पर टैक्स कौन पे करेगा? कि रिक्शा वाला कि कैब वाला? कैब वाला करोड़पति है तो भी हमेशा ऊबर ही टैक्स पे कर। फिर मैंने एक ओमनी बस बुक किया ऊबर से, ऊबर ही टैक्स पे करेगा। ऊबर विल बी नोन एज डीम्ड सप्लायर। मान लो मैंने अमेजोन से मोबाइल मंगाया और मेरा सप्लायर था ये मान लो सैन इन्फोटेक। अमेजोन पे नहीं करेगा, कौन पे करेगा? सैन इन्फोटेक। फिर मान लो मैंने ये अपना वॉशरूम साफ करने के लिए अर्बन कंपनी से एक प्लम्बर को बुलाया, छोटे मोटे प्लम्बर। मैंने प्लम्बर को बुलाया, बट प्लम्बर बहुत बड़ा आदमी है, उसका 50 लाख का टर्नओवर। तो अर्बन कंपनी, वो कंपनी पे करेगा, क्योंकि क्या लिखा था इसमें देखो, अगर सप्लायर बड़ा आदमी है देन सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स, अदरवाइज ECO। क्योंकि सप्लायर यहाँ पे बड़ा है ना, सप्लायर इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड। अगर उसका 50 लाख का टर्नओवर है, मतलब इजी और इजी नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। ये वो ताज वाला एग्जांपल हो गया। मेरे को घूमने जाना है, मैंने मान लो छोटा मोटा ओयो का होटल बुक कर दिया, तो उस केस में टैक्स कौन पे करेगा? मेक माई ट्रिप से पे किया, ठीक है? मेक माई ट्रिप पे करेगा। लेकिन मान लो मैंने ताज का होटल बुक किया, तो टैक्स कौन पे करेगा? तो प्लम्बर वाला भी सेम ही। ये वाले दो एक्सेप्शनल केसेस है, थर्ड और फोर्थ, दोनों में यही लिखा है, इफ सप्लायर इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड देन GST विल बी पेड बाय सप्लायर, अदरवाइज ECO। समझा चीज? और एक नया एंट्री आया था स्विगी। मान लो मैंने यहाँ पे फ्रंट पेज से खाना मंगाया, फ्रंट पेज एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, उस केस में टैक्स कौन पे करेगा? स्विगी। मान लो मैंने एक छोटे मोटे होटल से खाना मंगाया जिसका रूम का रेंट है 2000 रुपए। मान लो मैंने मैरियट से खाना मंगाया जिसका रूम का रेंट है 8000 रुपए। समझ गए? रूम का रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट है 7.5। बढ़िया है क्या? Sir, more than equal to 7,500. हाँ। 7,500 except. ग्रेटर देन 7,500, मतलब ग्रेटर देन लिख दो, 7,500 भी चल जाएगा, उससे ज्यादा हुआ देन द होटल विल हैव। सर होटल नहीं, रूम रेंट अलग हो गया, वो छोड़ दे, अभी मैं सिर्फ खाने की बात कर रहा हूँ। घर पे बैठे बैठे मैंने स्विगी से कुछ खाना मंगाया तो ही इसमें। और ECO और नॉर्मल वेबसाइट का फर्क सबको समझ चुके हैं। ECO में तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ECO एक एग्रीगेटर का काम करता है, जबकि खुद का वेबसाइट होना तुमको ECO नहीं बना देता। ओके, सर एग्जैक्ट कहीं स्विगी से लेते बड़े सेक्शन 10 पे कल मैंने थोड़ा ब्रीफिंग किया था कॉम्पोजिशन स्कीम का, किसको याद होगा? क्या होता है कॉम्पोजिशन स्कीम? क्या क्या? हाँ, बट उनको कुछ फायदा देना चाहते हैं अपन, उनका कंप्लायंस बर्डन अपने को कम करना। ओके, पढ़े इसको एक बार। कॉम्पोजिशन लेवी इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड of levy of tax designed for small taxpayers whose turnover is up to a prescribed limit. Objective of the composition scheme is to bring simplicity and reduce compliance cost for small taxpayers. दो टाइप के कॉम्पोजिशन स्कीम, एक है गुड्स के लिए और एक है सर्विसेज के लिए। मतलब अगर तुम्हारा धंधा गुड्स का है तो तुम लोग पहला वाला ऑप्ट करोगे, अगर तुम्हारा धंधा सर्विसेज का है तो तुम लोग सेकेंड वाला ऑप्ट। मैं अभी क्लासेस में हूं तो मैं कौन सा वाला ऑप्ट करूंगा? सेकेंड वाला। मान लो मेरा किराना का दुकान है तो मैं कौन सा वाला ऑप्ट करूंगा? फर्स्ट वाला। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, थोड़े बहुत फर्क है, अपन वो दोनों समझ। बेनिफिट्स इसके ऐसे है कि अपने को एनुअली एक ही रिटर्न फाइल करना है, जैसे मैंने कल बोला, क्वार्टरली टैक्स पे करना है, और रेट ऑलरेडी डिसाइडेड रहेगा, तुमको खाली अमाउंट इंटू 1% करके
नो नीड टू मेंटेन एलाबरेट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, और बाकी कंप्लायंस भी काफी इजी हो जाती है। Plus, third point is no need to maintain elaborate fields. बोलता हूँ मुझे समझेगा अपन इसमें टैक्स का पेमेंट कैसा होता है, उसके बाद देखो समझ आएगा कि अकाउंट्स और रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत है। करें स्टार्ट इसका थ्रेशोल्ड लिमिट। ओके, पहले अपन किसकी बात करेंगे, कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स। थ्रेशोल्ड लिमिट मैंने कल बोला था कितना था, 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ के अगर तुम्हारा टर्नओवर नीचे है देन यू कैन ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। चलो लिखते हैं इसको एक मिनट। आ जाओ, लिख रहा हूं मैं, तू सो जा। थ्रेशोल्ड लिमिट टू ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम रुपीज 1.5 करोड़ of aggregate turnover in the previous financial year. सिर्फ ये लेके आए, अरे ये तो लाना था ना साथ में। ओके, अच्छा इसलिए एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट था क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए, 1.5 करोड़ जितना, अप टू, ठीक है, अप टू 1.5 करोड़ ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर मेरे को 24-25 फाइनेंशियल ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम चाहिए तो मेरा पिछले साल का टर्नओवर, मतलब कौन से ईयर का टर्नओवर, 23-24 कितना होना चाहिए, 1.5। क्लियर है, अप टू, हाँ अप टू। और कुछ स्टेट्स के लिए इन लोगों ने इसको आधा कर दिया, 75 लाख कर दिया, रुपीज 75 लाख फॉर द फॉलोइंग स्टेट्स। $75 lakhs फॉर द फॉलोइंग स्टेट्स। इसमें कुछ 8 स्टेट्स आते हैं जो अपने को याद रखने पड़ते। पहला है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड लिखो मेघालय, थर्ड है नागालैंड, फोर्थ है त्रिपुरा, फिफ्थ है मणिपुर, सिक्स्थ है मिजोरम, सेवेंथ है सिक्किम और एथ है उत्तराखंड। अगर ये 8 स्टेट्स में तुम लोग फॉल करते हो तो गवर्नमेंट समझता है कि तुमको 1.5 करोड़ की लिमिट की जरूरत नहीं है। छोटे स्टेट्स है, इन सारे स्टेट्स का इकोनॉमी भी बहुत कम है, तो गवर्नमेंट समझता है कि अपन ने उनको 75 लाख का लिमिट देना चाहिए। क्लियर है, पहले इसमें 11 स्टेट्स हुआ करते थे, उसको हटा के अभी कितना कर दिया। इसके अलावा इसमें था हिमाचल प्रदेश, इसमें था आसाम और इसमें था जम्मू एंड कश्मीर। ये 11 स्टेट्स को पहले थोड़ा सा साइड में कर दिया था, इनको बोला था कि तुम्हारे ऊपर खाली 75 लाख का लिमिट लागू होगा। लेकिन फिर ये तीनों स्टेट्स थोड़े बड़े हैं कंपेरेटिव, हिमाचल प्रदेश भी बड़ा है, जम्मू एंड कश्मीर भी बड़ा है और आसाम भी बड़ा है, तो उनको हटा के उनको 1.5 करोड़ का लिमिट दे दिया। बाकी इन 8 स्टेट्स को 75 लाख का लिमिट ही रखा। लर्न कर ले इसको एक बार, 7 स्टेट्स में फॉल करते हैं, ठीक है, 7 सिस्टर्स। तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, उत्तराखंड। क्लियर है, तो महाराष्ट्र में अगर मैं फॉल करता हूँ तो मेरा लिमिट कितना होगा, 1.5 करोड़। मेघालय में फॉल करता हूँ, मिजोरम में,
एग्रीगेट टर्नओवर किसी एक स्टेट का देखा जाता है कि पूरे इंडिया लेवल पे देखना पड़ेगा? पूरे इंडिया लेवल पे। मेरा एक बिजनेस है महाराष्ट्र में, एक बिजनेस है मिजोरम, मेरा लिमिट कितना हो? महाराष्ट्र का 1.5 करोड़ है, मिजोरम का 75 लाख के 2.25 करोड़। तो ऐसा ऐड तो नहीं होगा, पहली बात इतना याद है, ठीक है? ओके, तो अभी अगर 1.5 करोड़ रखता हूँ लिमिट, तो मिजोरम वाला स्टेट तो गुस्सा हो जाएगा ना, उनका थ्रेशोल्ड तो क्रॉस हो जाएगा, तो दोनों खुश रहे, इसके लिए लिमिट कितना हो जाएगा? 75 लाख। लोअर ऑफ द अबव, लोअर ऑफ द अबव विल बी योर टर्नओवर लिमिट। अगर मैं किसी नॉर्मल स्टेट में ऑपरेट करता हूं और अगर मैं किसी इनमें से किसी एक स्टेट में ऑपरेट करता हूं, तो मेरा टर्नओवर हो जाएगा लोअर ऑफ द अबव विच इज 75। ये बहुत इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो? एग्रीगेट टर्नओवर हमेशा ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए अगर मेरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगहों पे ब्रांचेस है एंड वन ऑफ दोज ब्रांचेस इज इन दीज 8 स्टेट्स, देन मेरा टर्नओवर गिर के कितना हो जाएगा? 70। समझ रहे हो चीज? इसको लिखेंगे 2 मिनट पर। अच्छा, एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कैसे करते हैं वापस बताओ, क्या क्या आएगा उसमें? टैक्सेबल सप्लाईज, exempt सप्लाईज, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाईज, नील रेटेड सप्लाईज, और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर कुछ इंटरस्टेट सप्लाई होता है तो वो भी आ जाएगा, बट इट विल एक्सक्लूड टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस एंड inward supply on which tax is payable on RCM basis। सिमिलर तरीके से तुमको यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करना है, बस एक चीज को एडिशनली एक्सक्लूड करना पड़ेगा। एग्रीगेट टर्नओवर विल बी कैलकुलेटेड एज पर 26, बट एक और चीज को एडिशनली माइनस कर देना, मतलब इंक्लूड मत करना, उसको एक्सक्लूड कर देना, और वो चीज है exempt supply of service by way of deposit loans and advances where consideration is in the form of interest। मतलब इंटरेस्ट को इंक्लूड मत कर। अपन ने ऊपर देखा था ना एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में, एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड होता है क्या? एग्जेम्प्ट सप्लाई का एग्जांपल क्या था? बैंक इंटरेस्ट था, स्कूल था, हेल्थ केयर था। तो बैंक इंटरेस्ट को इंक्लूड मत करना, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 10। सेक्शन 10 के लिए अपन बैंक इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहां पे लिखता हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन यू विल नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन लोन। और नेसेसरीली वो बैंक इंटरेस्ट ऐसा बोला नहीं है, कोई भी टाइप का इंटरेस्ट हो सकता है। मतलब मैंने मेरे फ्रेंड को उधारी पे दिया, फैमिली को उधारी पे दिया, उससे अगर इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी इंक्लूड मत करना। इंक्लूड मत करना मतलब सीधा एक्सक्लूड कर देना। क्लियर है चीज? इससे एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है? मेरे सप्लाई के कुछ डिटेल्स है मेरे पास। सेल ऑफ शर्ट इक्वल टू 90 लाख, सेल ऑफ शूज इक्वल टू 55 लाख, और मेरे पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ था, तो मैंने पैसा उधारी पे दिया और मेरे को इंटरेस्ट मिला ऑफ 10 lakhs। तो फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 10 मेरा टर्नओवर कितना हो? मतलब कौन सा ऐड करेंगे अपन खाली? 90 और 55, 145 ये वाला इंक्लूड। तो एम आई एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम? एम आई एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? क्योंकि लिमिट कितना है? 1.5 करोड़ है ना। टर्नओवर कितना है मेरा? लिख दो। वही तो पढ़ रहे हैं। रुको रुको अभी। Aggregate turnover for composition scheme will be 145 lakhs।
नॉट टू बी इंक्लूडेड। ठीक है, समझा देता। ओके, कितना लिमिट बोल दिया इन लोगों ने? 1.5 करोड़। और 8 स्टेट्स में 75 लाख। कौन से 8 स्टेट्स है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम। इसके अलावा पहले और 3 स्टेट्स हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आसाम। उनको अभी हटा। तो ये 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। ये 8 और वो 3, 11। ओके, एग्रीगेट टर्नओवर तुम लोग नॉर्मली कैलकुलेट करोगे, बस उसमें तुम लोग इंटरेस्ट नहीं इंक्लूड। समझ गए? ओके, अभी इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ। मान लो मेरे 3 स्टेट्स में बिजनेस, एक है महाराष्ट्र में, एक है गुजरात में और एक है मध्य प्रदेश। तो अगर मैं महाराष्ट्र में कॉम्पोजिशन स्कीम को अवेल करता हूं, तो मुझे गुजरात में भी कॉम्पोजिशन स्कीम को अवेल करना पड़ेगा और मुझे मध्य प्रदेश में भी कॉम्पोजिशन स्कीम को अवेल करना। मैं ऐसा कुछ एक स्टेट में कॉम्पोजिशन स्कीम, एक स्टेट में नॉर्मल स्कीम ऐसा नहीं कर सकता। अलग अलग स्टेट है तो मुझे अलग अलग रजिस्ट्रेशन तो लेने पड़ेंगे। तो मेरे सारे के सारे रजिस्ट्रेशन शुड बी कवर्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। सारे के सारे कॉम्पोजिशन में हो गए या फिर सारे के सारे नॉर्मल में हो, ऐसा मैं भेदभाव नहीं कर सकता। मतलब महाराष्ट्र में कॉम्पोजिशन, गुजरात में नॉर्मल, ऐसा भेदभाव नहीं चलेगा। जितने भी स्टेट्स में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, जितने भी मेरे बिजनेसेस है, सारे बिजनेसेस के लिए मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना ही पड़ेगा। क्लियर है क्या? लिखो इसमें। हाँ, तो 75 लाख में आ जाएगा। अभी मान लो मेरा एक है इधर ऊपर, ठीक है, इधर आ गया ऊपर एक मणिपुर। तो मणिपुर में भी सेक्शन 10 अप्लाई हो जाएगा ना। अभी मणिपुर का लिमिट कितना है? 75 लाख। इन तीनों का लिमिट कितना है? 1.5 करोड़। लेकिन मुझे मणिपुर को खुश करने के लिए मेरा सबका लिमिट कितना हो जाएगा? 70। समझा? और अगर मेरा 75 लाख क्रॉस हो जाता है, फिर क्या करना पड़ेगा? और फिर सारे के सारे किधर चले जाएंगे? नॉर्मल। जैसे ही मेरा 75 लाख क्रॉस हो गया, मेरा मणिपुर भी नॉर्मल, मेरा गुजरात भी नॉर्मल, मध्य प्रदेश भी नॉर्मल, महाराष्ट्र भी नॉर्मल। 75 लाख का टर्न। मान लो मैंने बिजनेस चालू किया 1 अप्रैल से 30 जून तक, मेरा टर्नओवर था 60 लाख। फिर जुलाई महीने में मैंने 15 लाख का टर्नओवर कर दिया। टोटल कितना हो गया? 75 लाख। तो फिर मेरे को अगस्त महीने से सबके सब जो मेरे स्टेट्स है ना, सबको नॉर्मल में कन्वर्ट करना। लिमिट क्रॉस हो गया, जिस दिन लिमिट क्रॉस हो गया उस दिन तुम लोग नॉर्मल में शिफ्ट। लिखो, इफ अ पर्सन हैज if a person has registrations, ब्रैकेट में लिखता हूं बिजनेसेस, in multiple states, then the scheme has to be opted for. The scheme has to be opted for all such registrations. Scheme has to be opted for all such registrations. ये समझ रहे हो बेसिक रूल? भेदभाव नहीं चलेगा, सारे बिजनेसेस को तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम में डालना ही पड़ेगा। सेकंड, वो 75 लाख का लिख देते। इफ वन ऑफ द बिजनेस
if one of the registration is in 8 states, is in 8 states, then the overall limit will be 75 lakhs only. Overall limit will be 75 lakhs only. Example. One business in Maharashtra and one business in Manipur. One business is in Maharashtra and one business is in Manipur. तो ओवरऑल मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट कितना होगा? 75. The overall threshold limit will be 75 lakhs only for both the states. For both the states. समझा? अच्छा, अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाता है तो मेरा कॉम्पोजिशन स्कीम लैप्स हो जाएगा एंड आई विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल स्कीम. डेफिनेशन लिखा है. इफ द टर्नओवर क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड लिमिट then the composition scheme will lapse and the taxpayer will be converted to normal scheme. Taxpayer has to intimate the department about the same within 7 days of crossing the threshold limit. जिस दिन मेरा threshold limit क्रॉस हो गया, मतलब जिस दिन 75 लाख या फिर 1.5 करोड़ का लिमिट क्रॉस हो जाता है, उसके 7 दिन के अंदर अंदर मुझे डिपार्टमेंट को बोलना पड़ेगा कि भाई नाउ आई एम कन्वर्टिंग माई सेल्फ इनटू नॉर्मल स्कीम. समझा? नहीं बताया तो पेनल्टी. 7 दिन के बाद बताया तो पेनल्टी लगेगा. थोड़े उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं वो बाद में पढ़ेंगे. अभी खाली ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि मुझे 7 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना पड़ता है टू द. तो कुछ फर्क नहीं पड़ता इधर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वगैरह कुछ भी नहीं. हाँ, अभी एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है? मेरे को बताओ 22-23 का, और मैं सिर्फ महाराष्ट्र में ऑपरेट करता हूँ. मेरा टर्नओवर था 90 लाख. तो 23-24 में एम आई एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम? स्कीम के लिए अवेलेबल हूं मैं. तो 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स आई विल बी इन द स्कीम एंड 23-24 के 31 मार्च तक मेरा टर्नओवर था 1.4 करोड़. चलेगा? लिमिट कितना है? ओके. फिर जाते हैं 24-25. एम आई एलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम? लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना था? एलिजिबल. मेरा बिजनेस काफी ग्रो कर रहा था और 30 जून का मेरा टर्नओवर हो गया 1.5 करोड़. 3 महीने में कितना हो गया? 1.5 करोड़. तो 1 जुलाई ऑनवर्ड्स क्या हो जाएगा? मैं स्कीम में रहूंगा कि लैप्स हो जाएगा? 1 जुलाई ऑनवर्ड स्कीम लैप्स हो जाएगा. आई विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल स्कीम. 7 दिन के अंदर अंदर मुझे डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना. फिर जाते हैं 25-26. 31 मार्च तक का मेरा टर्नओवर मान लो 3 करोड़ हो गया था. 25-26 में एम आई एलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम? क्यों? लास्ट ईयर का कितना होना चाहिए? 1.6. देखो, अगर कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना है तो लास्ट ईयर का होना चाहिए 1.5 और इस साल भी 1.5 से कम ही होना चाहिए.
दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, लास्ट ईयर का 1.5 से कम और इस साल का भी 1.5 से कम। ये वाले साल की बात करूं मैं, लास्ट ईयर का 1.5 से कम था, करंट ईयर का भी 1.5 से कम था। सेकेंड ईयर की मतलब 24-25 की बात करूं तो लास्ट ईयर का 1.5 से कम था, लेकिन इस साल का कितना हो गया, ज्यादा हो गया ना, 1.5 को क्रॉस कर गया। तो 3 महीने आई विल बी इन द कॉम्पोजिशन स्कीम, 3 महीना खत्म हुआ, मेरा टर्नओवर जैसे ही 1.5 क्रॉस हुआ आई विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल स्कीम। अभी 25-26 में आई एम नॉट एलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन, लेकिन 25-26 में मेरा धंधा हुआ ही नहीं, और 31 मार्च तक का मेरा टर्नओवर था 1.2 करोड़। So now let's go to 26-27. Am I eligible for composition scheme? Yes. I will be eligible for the composition. तो composition scheme को हमेशा 1 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से ऑप्ट करना पड़ता। अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स आई कैन ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। हर साल मैं ऑप्शन चूज कर सकता हूँ, एक बार चूज कर दिया तो ऐसा नहीं कि वो चलते रहेगा, हर साल मुझे चेक करना पड़ेगा, इस तरह से टेबल बनाना पड़ेगा और हर साल का ऑप्शन मैं इंडिविजुअली चेक कर सकता हूं। तो ऑप्ट करने के लिए मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम में घुसने के लिए लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम रहना चाहिए। एक बार घुस गए उसके बाद इस साल का टर्नओवर भी 1.5 करोड़ से कम रहना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, याद रखें। पहला कंडीशन, घुसने के लिए लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम, एक बार घुस गए तो करंट ईयर का टर्नओवर भी 1.5 करोड़ से कम। समझा ये चीज? पक्का? थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं। क्या? हाँ, इस केस में आपने 1.5 अरे 1.5 तो 30 जून को हो गया ना, तो अगले दिन तो एक बढ़ जाएगा ना, उसके ऊपर चला जाएगा। अरे 30 जून को 1.5 हो गया था तो 1 जुलाई से आई विल हैव टू लैप्स ना, उसके आगे सेल्स तो होगा ना। तो समझ भावना, समझ उसको। ओके, लिखो इसमें, स्कीम टू बी ऑप्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। Scheme to be opted from 1 April of each financial year. ठीक है, ऑप्ट करने के लिए लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम, रहने के लिए करंट ईयर का टर्नओवर भी 1.5 करोड़ से कम, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली मीट होनी चाहिए। अभी मान लो मेरा नया बिजनेस है और नया बिजनेस चालू ही 31 जुलाई को हो रहा है, तो उस केस में क्या करें? ओके, तो एक अपन इसमें थोड़ा सिमुलेट करता है। मान लो मैं 3 केसेस बनाता हूं, नया बिजनेस है और वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना होगा? 0, लॉजिकली 0 होगा, तो मैं कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता हूँ क्या? आई कैन ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स। सेकेंड सिनारियो, मेरा बिजनेस चालू हो रहा है 30 जून, बिजनेस चालू हो गया 1 अप्रैल को, एक मिनट चेक कर लें, ठीक है। स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से, बट मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। रजिस्ट्रेशन लेने के लिए मिनिमम टर्नओवर कितना होना चाहिए? 20 लाख। 1 अप्रैल को कितना होगा? 0। तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है क्या? नॉर्मल भी लेने की जरूरत नहीं है, कॉम्पोजिशन वाला भी लेने की जरूरत है। अभी गोइंग टू 30 जून मेरा टर्नओवर हिट हो गया 20 लाख। एम आई रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन? यस। मैं कौन सा रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ? नॉर्मल भी ले सकता हूँ, कॉम्पोजिशन भी ले सकता हूँ। तो नए बिजनेसेस को जब भी चाहे वो लोग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं इनटू कॉम्पोजिशन स्कीम, उनको 1 अप्रैल से लेना जरूरी नहीं। जैसे ही वो लोग अपना टर्नओवर लिमिट हिट कर देंगे दे कैन एंटर इनटू द कॉम्पोजिशन स्कीम। समझ रहे हो क्या? जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनको 1 अप्रैल से ले, लेकिन जो नए बिजनेस है उनको कब से लेना है? जब उनका 20 लाख हिट हो जाए, जब उनका रजिस्ट्रेशन का लायबिलिटी आ जाए,
then they can decide whether they want a normal registration or whether they want a composition registration. और उसके अलावा चुपचाप जाके 1 अप्रैल को खुद से भी ले सकते है ना. 1 अप्रैल को टर्नओवर 0 था, लेकिन मैं एकदम राम आदमी हूँ, मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है, तो मैं 1 अप्रैल को भी रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ. इट कैन बी नॉर्मल और इट कैन बी कॉम्पोजिशन. क्लियर है क्या? ये भी लिख देता. इन केस ऑफ अ न्यू बिजनेस, in case of new business, registration under the scheme, under the registration under the scheme एक मिनट. can be taken at the time of commencement of business or whenever the liability for registration arises, or whenever the liability for registration arises, or whenever the liability for registration arises. समझा सबको ये बेसिक कंडीशंस? ओके. पहला कंडीशन ये है कि तुम्हारे जितने भी बिजनेसेस है उन सब बिजनेसेस के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़े. अगर एक बिजनेस वो 8 स्टेट्स में आता है और एक बिजनेस नॉर्मल स्टेट में आता है, तो टोटल लिमिट कितना हो जाएगा? 7. अगर ऑल ओवर इंडिया लेवल पे टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाता है, तो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन सेक्शन 10 से हट जाएंगे, नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएंगे. 7 दिन के अंदर अंदर तुमको डिपार्टमेंट को बोलना पड़ेगा कि हम लोग नॉर्मल में कन्वर्ट हो रहे हैं. क्लियर है क्या? और मेन चीज तो यही है कि अंदर जाने के लिए, स्कीम को ऑप्ट करने के लिए लास्ट ईयर का टर्नओवर देखो, और स्कीम में रहने के लिए करंट ईयर, दोनों तुम्हारे लिमिट से नीचे होना चाहिए. मे इट बी 75 lakhs और मे इट बी 1.5 crores. क्लियर है क्या? अभी इसके टैक्स रेट्स पढ़ ले, बहुत इजी टैक्स रेट्स. देखो एक बार क्या है इसके रेट्स. अच्छा, जो टैक्स रेट्स रहेंगे मेरे को बताओ, वो अपन करंट ईयर पे लगाएंगे कि लास्ट ईयर के टर्नओवर? टैक्स रेट्स विल ऑलवेज बी अप्लाइड ऑन करंट ईयर टर्नओवर. ये सबसे पहले लिखो. Tax rates will always be applied on current year turnover. टैक्स रेट्स कुछ ऐसा है, ठीक है. सबसे पहला मैं लिखता हूं मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर मतलब समझते हो, जो गुड्स बनाता है, इसके लिए रेट हो जाएगा 0.5% CGST प्लस 0.5%, मतलब टोटल कितना हो गया? 1%. फिक्स रेट है 1%. तुम लोग कुछ भी मैन्युफैक्चर करो, पेन मैन्युफैक्चर करो, मोबाइल मैन्युफैक्चर करो, लैपटॉप मैन्युफैक्चर करो, फर्क नहीं पड़ता. रेट कितना है तुम्हारा? 1%. मैं कुछ भी सेल करूं, मेरा रेट रहेगा 1% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर. of the aggregate turnover of that state. Of the aggregate turnover of that state. अच्छा, ऑफ दैट स्टेट क्यों लिखा? मान लो मैं 2 स्टेट्स में ऑपरेट करता हूं, ठीक है. महाराष्ट्र में मेरा टर्नओवर है 50 लाख और गुजरात में मेरा टर्नओवर है 30 लाख. तो एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया? 80 लाख.
तो मेरे को दो जगह पे जाके टैक्स भरना है। पहले तो मुझे महाराष्ट्र में भी टैक्स भरना है, मेरे को गुजरात में भी टैक्स भरना है। महाराष्ट्र में मैं कितना टैक्स पे करूंगा? 50 लाख का 1% कि 80 लाख का 1%? 50 लाख का 1% इन महाराष्ट्र, 30 लाख का 1% इन गुजरात। इसके लिए इन लोगों ने लिख दिया ऑफ दैट स्टेट, क्योंकि अगर ये नहीं लिखते थे, ऑफ दैट स्टेट अगर नहीं लिखते थे तो एग्रीगेट टर्नओवर पढ़ना पड़ता, और एग्रीगेट टर्नओवर तो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ता। तो लोग क्या करते, महाराष्ट्र में भी 80 लाख पे टैक्स पे करते, गुजरात में भी 80 लाख पे टैक्स पे करते, बट वो नाइंसाफी होती। इसके लिए स्पेसिफिकली बोल दिया ऑफ दैट स्टेट। समझा? ओके। अगला अगला है ट्रेडर। ट्रेडर मतलब समझता हूँ, मैन्युफैक्चरर मतलब जो गुड्स बनाता है, ट्रेडर मतलब जो गुड्स में खाली डीलिंग करे। तो ट्रेडर के लिए भी सेम रेट बोल दिया, 0.5% SGST प्लस 0.5% CGST, 0.5% CGST प्लस 0.5% SGST। लेकिन इसको थोड़ा सा छूट दिया, इसको बोला है ऑफ द टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ दैट स्टेट। क्या बोला इसको? टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ दैट स्टेट। मैन्युफैक्चरर को बोल दिया एग्रीगेट टर्नओवर और ट्रेडर को बोल दिया टैक्सेबल। फर्क क्या दोनों में? हाँ, एग्रीगेट में नॉन टैक्सेबल भी आएगा, एग्जेम्प्ट भी आएगा, नील रेटेड भी आएगा, जीरो रेटेड भी आएगा, लेकिन टैक्सेबल में खाली कितना आएगा? जो टैक्सेबल वाला, जो फर्स्ट वाला था वो। समझा ये चीज? और लास्ट ओके, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हो गया, और इसमें एक स्पेशल इंसान को कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करना अलाउड, दैट इज रेस्टोरेंट सर्विस, रेस्टोरेंट स्लैश आउटडोर केटरिंग। जो रेस्टोरेंट वाला धंधा है, इज इट सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस? सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो इनको तो फिर ये सेकंड वाले स्कीम में जाना चाहिए ना। दो स्कीम्स है, एक था फॉर गुड्स और एक था फॉर सर्विस। तो रेस्टोरेंट वाला तो सेकंड वाले में जाना चाहिए, लेकिन रेस्टोरेंट वाले को बोल दिया भाई तो चुपचाप फर्स्ट वाले में चले जाओ। इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि अपन थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे, बट रेस्टोरेंट वाले को भी ये वाले स्कीम में ही जाना, और रेस्टोरेंट वाले को रेट थोड़ा ज्यादा है, 2.5% CGST प्लस 2.5% SGS ऑफ एग्रीगेटर, इनको भी बोल दिया एग्रीगेटर ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर इन द स्टेट। तो एक ही टाइप का सर्विस प्रोवाइडर इसमें अलाउ किया है, जो है रेस्टोरेंट या फिर आउटडोर केटरिंग, और इनका रेट थोड़ा ज्यादा है क्योंकि इनके मार्जिन भी ज्यादा होते हैं। इनका रेट बोल दिया 2.5% SGST, 2.5% CGST। समझा ये चीज? रेट याद रखने पड़ेंगे, रेट एग्जाम में देंगे नहीं। नॉर्मल स्कीम के रेट देते वो लोग, कॉम्पोजिशन के रेट्स नहीं देते, तो अपने को याद रखने। तो मैन्युफैक्चरर के लिए 1%, ट्रेडर के लिए 1%, रेस्टोरेंट के लिए 5%। इसको हाफ ऑफ कर देना, CGST और SGST। समझा ये चीज? ओके, बढ़े आगे। अच्छा, और कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन है जो तुमको फॉलो करने। पहला, ओनली इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स इज अलाउड। क्या बोल दिया सर? ओनली इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स अलाउड। इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट के, इंटर स्टेट मतलब, तो मेरा धंधा नासिक में है, आई एम अ शूज सप्लायर एंड आई एम रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम,
कैन आई सेल माई शूज टू समवन इन मध्य प्रदेश? कैन आई सेल माई शूज टू समवन इन गुजरात? समझा है? खाली इंट्रा स्टेट सेल्स ही अलाउड है, इंटर स्टेट सेल्स अलाउड नहीं। लेकिन मेरे को बताओ, परचेज कर सकता हूँ क्या इंटर स्टेट? परचेज करने में कोई भी बंधन नहीं। मेरे को शूज को बेचना है तो मैं गुजरात से शूज को खरीद के ला सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सेल किधर करूंगा? खाली महाराष्ट्र। जिस स्टेट में हूं खाली उसी स्टेट में सेल। ओनली इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स इज अलाउड, इंटर स्टेट परचेस ऑफ इनपुट्स इज। समझा पीछे? गुड्स को सेल करना है तो खाली इंट्रा स्टेट ही करना है, इंटर स्टेट अलाउड। परचेस कर सकते, परचेस में कोई भी बंधन नहीं है, सेल में खाली इन लोगों ने बंधन लगा के रखा। सेकेंड, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग सर्विसेज इज अलाउड। एक ही टाइप की सर्विस अलाउड है, विच इज रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग सर्विस। ऊपर गुड्स को इसलिए हाईलाइट किया, ऊपर ऐसा लिखा है क्या इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज? खाली क्या लिखा है? गुड्स। तो खाली गुड्स का ही सप्लाई करना अलाउड है, सर्विसेज को तुम लोग हाथ भी नहीं लगा सकते। अब मान लो मेरा एक बिजनेस है फोन का, छोटा मोटा बिजनेस है, एक फोन बेचने का शॉप। अभी मैंने मेरे दुकान में ना बाघा को लाके रखा है। बाघा मालूम है सबको? क्या करता है बाघा? बावरी से प्यार करता है, बट उसके पहले क्या करता है? फोन का रिपेयर करता है वो। सेल तो नटू बाघा करता है। बाघा क्या करता था? हाँ, एक बार रिक्शा वाला भी था। मेरा मोबाइल शॉप है, ठीक है? मोबाइल शॉप का टर्नओवर है 90 लाख इन महाराष्ट्र। एम आई एलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम? Yes. मैं खाली इंट्रा स्टेट सप्लाई ही कर रहा हूँ। एम आई स्टिल एलिजिबल? हाँ। अभी इसके साथ मैंने बाघा को अपॉइंट किया और मैंने रिपेयर सर्विस देना चालू कर दिया। और रिपेयर सर्विस दिया मैंने 50,000 रुपीज का। क्या हो गया इसकी वजह से? गुड्स के साथ साथ क्या चीज का सप्लाई होने लग गया? सर्विस। उससे क्या हो जाएगा? कॉम्पोजिशन स्कीम लैप्स हो जाएगा। लेकिन ये नाइंसाफी है कि नहीं? मोबाइल अगर मैं बेच रहा हूं तो उसके साथ सर्विस तो देनी पड़ेगी, नहीं तो कस्टमर लोग क्या करेंगे? गुस्सा हो जाएंगे कि सर आप गुड्स तो बेच रहे हो बट सर्विस आप दे नहीं रहे। तो इसके लिए छोटी सी छूट दे दी है सर्विस देने की। आइडियली तुमने खाली गुड्स ही सप्लाई करना है, लेकिन अगर तुम लोग सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हो तो चलेगा, प्रोवाइडेड इट इज विद इन द फॉलोइंग लिमिट्स। और लिमिट है 5 लाख या फिर 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर, विच एवर इज। इतना लिमिट का तुम लोग सर्विस सप्लाई कर सकते हो विद द सप्लाई ऑफ योर गुड्स। गुड्स का मैंने सप्लाई कर दिया 90 लाख का, और मैंने रिपेयर सर्विस कितने की प्रोवाइड की? 50,000। लास्ट ईयर का मेरा टर्नओवर था 1 करोड़। तो मेरा मैक्सिमम सर्विस सप्लाई करने का लिमिट कितना हो? 5 लाख या फिर इसका 10% विच इज 10 लाख, विच एवर इज। मान लो मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर था 30 लाख, तो 3 लाख या फिर 5 लाख, विच एवर इज। कितना मिल जाएगा? 5। और 5 लाख एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सर्विस है जितना तुम लोग प्रोवाइड कर सकते। इसके ऊपर अगर करना है तो तुम्हारा सर्विस का ही धंधा है सामान। क्लियर है क्या? तो सर्विस प्रोवाइड करने अगर है तो कितने लिमिट की प्रोवाइड कर सकते हो? 5 लाख या फिर 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर, व्हिचएवर इज। वैसे तो सर्विस सप्लाई करना है ही नहीं, लेकिन अगर करने वाले हो गए तो इट हैज टू बी विद इन द फॉलोइंग लिमिट्स। दबा खोला किसने? कौन? क्या कर रहे हो? बंद करो, जल्दी बंद करो। 12। अरे पूरे क्लास में स्पेल हो गया उसको। पता है हमको मालूम है, लेकिन कान नहीं निकालता। बाहर ये बाहर रखे शिवांशु, डब्बा बाहर बैठ। ग्लास। हाँ, फिर तो जो नॉर्मल स्कीम में चला जाएगा। फिर मान लो अगर तूने लिमिट क्रॉस कर दिया और तेरा ये बढ़ के हो गया 12 लाख, तो ये गुड्स की तरह टैक्सेबल होगा और ये सर्विस की तरह टैक्सेबल होगा, अलग अलग टैक्स।
समझा क्या? पहला कंडीशन है सप्लाई ऑफ गुड्स करना है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ही चलेगा, सर्विसेज को इन्वॉल्व मत करना, लेकिन थोड़ी बहुत सर्विस को इन्वॉल्व कर सकते हो। लिमिट बोल दिया 5 लाख या फिर 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर व्हिचएवर इज, समझा ये चीज? ओके, नेक्स्ट कंडीशन बोल दिया कि यू कैन नॉट सप्लाई, you should not be engaged in supply of goods or service which is not taxable under GST। मतलब अल्कोहल का सेल नहीं कर सकते हो, पेट्रोल का सेल नहीं कर सकते हो, डीजल का सेल नहीं कर सकते हो, एविएशन टरबाइन फ्यूल का सेल नहीं कर सकते हो, नेचुरल गैस का सेल नहीं कर सकते। फिर बोल दिया कि तुम लोग सीटीपी या फिर एनआरटीपी नहीं रह सकते। अगर तुम लोग एक सीटीपी हो then you cannot opt for composition scheme। If you are NRTP then you cannot opt for composition scheme। NRTP पे थोड़े टाइम के बाद बात करें, समझा ये चीज? अगला कंडीशन, तुमने किसी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कुछ भी सप्लाई नहीं कर, छोटा बिजनेस है, चुपचाप तुम्हारे लोकेलिटी में काम करो, ईसीओ के ऊपर अपने आप को रजिस्टर मत करो। मतलब मान लो मेरा किराना का शॉप है तो मैं जियो मार्ट पे कुछ भी सेल नहीं कर सकता। मान लो मेरा एक शूज का शॉप है तो मैं अमेजोन पे कुछ भी सेल नहीं कर सकता। समझा ये चीज? ओके, अगला बोल दिया क्योंकि छोटे बिजनेस है ना, ईसीओ वाले, अगर तुम लोग ईसीओ में इन्वॉल्व हो देन यू आर नॉट अ स्मॉल बिजनेस। इसके लिए अरे गवर्नमेंट का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर तुम लोग ईसीओ के थ्रू अगर सेल कर सकते हो तो तुम लोग नॉर्मल कंप्लायंसेस को भी मीट कर सकते हो। ऐसा मतलब तुम लोग एक चुपचाप तुम लोग अपना टैक्स कंप्लायंस हैंडल कर सकते हो, ऐसा उनका बोल। फिर बोल दिया शुड नॉट बी अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स, इसको याद रखना पड़ेगा। और क्या बोला है? मैन्युफैक्चरर, मतलब ट्रेडर को चलेगा क्या? ट्रेडर रह सकते हो, मैन्युफैक्चरर नहीं रह सकते। कौन से गुड्स बोल दिए? आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, पान मसाला, ऑल गुड्स दैट इज टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, एरेटेड वाटर, मतलब यहाँ पे लिखता हूं थोड़ा। फिर आगे बोल दिया फ्लाई ऐश ब्रिक्स, पता है क्या होता है फ्लाई ऐश ब्रिक्स? व्हाइट कलर वाले ब्रिक्स आते हैं आजकल कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, वो फ्लाई ऐश से बने। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स या फिर फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ्स, बिल्डिंग ब्रिक्स या फिर अर्दन और रूफिंग टाइल्स। ये सारे उसके कोड्स दिए गए हैं इधर, इसको लर्न नहीं करना है, तुमको खाली नाम को लर्न करना है। अगर तुम लोग कोई भी एक इसमें से मैन्युफैक्चर करते हो देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। एक मिनट, हाँ सुन लो, हाँ मतलब ये सब एक्चुअली एक ही है, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स। इस पे ना इधर लिख दो 80% और मोर फ्लाई ऐश होना चाहिए। फ्लाई ऐश मतलब राख, तो कोल जो अपन जलाते हैं उसके बाद जो राख बचती है उसको फ्लाई ऐश। ये थर्मल पावर प्लांट से आता है। थर्मल पावर प्लांट में कोल बनने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बनती है और जो बच जाता है ना कोल का वो होता है फ्लाई ऐश। तो 80% और मोर कंटेंट होना चाहिए फ्लाई ऐश। हाँ लाल वाली भी वो भी नहीं चलेगा, नॉर्मल जो लाल वाली ब्रिक्स है वो भी नहीं चलेगी, फिर वो जो ऐसे स्लोप के ऊपर डालते हैं ना रूफ के ऊपर, वो भी नहीं चलेगा। क्या बोलते हैं उसको? कौन बोलते हो? ठीक है, जो भी है तो वो सब तुम लोग नहीं बना सकते हो, उस पर प्रोहिबिशन डालेंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। अगला कंडीशन, कॉम्पोजिशन सप्लायर कैन नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर। ये सबसे इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो इसको, हाईलाइट करो। कैन नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर, मतलब टैक्स कौन भरेगा? सप्लायर खुद के जेब से भरेगा। और अगला भी इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट क्लेम आईटीसी, मतलब परचेज करूंगा तो आईटीसी भी नहीं मिलेगा, सेल करूंगा तो लायबिलिटी आ जाएंगी और मैं कस्टमर से टैक्स कलेक्ट। इसके लिए रेट इतना कम रखा, कितना रेट रखा है? 1%। आईटीसी भी ले सकता हूँ और कस्टमर से टैक्स कलेक्ट भी नहीं कर सकता, मतलब जो भी पूरा 1% रहेगा वो मेरे जेब से जाएगा और इसके लिए रेट इतना कम छोड़ दिया है, 1% का ही रेट रखा। थोड़ा तो होगा बट बर्डन भी कम हो रहा है।
मैक्सिमम टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 1.5 करोड़ का 1%, कितना हो जाएगा वो? 1.5 लाख। और अपन ने कल कैलकुलेट किया था ना सीए का फीस, अकाउंटेंट का फीस, वो सब पकड़ के भी ऑलमोस्ट 1.5 लाख हो ही जाता। तो गवर्नमेंट ने से कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं दिया, खाली दिखाने के लिए बोलो। अगर मैं टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहा हूं तो टैक्स इनवॉइस भी इशू करने की जरूरत नहीं। आई विल हैव टू इशू अ बिल ऑफ सप्लाई। Composition supplier has to issue a bill of supply, cannot issue a tax invoice. जो मेरा शॉप रहेगा उसके बोर्ड के ऊपर मुझे लिखना पड़ेगा कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। ये कंपलसरी है। तुम लोग अगर कोई भी छोटे मोटे स्टेशनरी में जाते हो उधर ऊपर लिखा रहता है कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। हैज टू पे टैक्स एवरी क्वार्टर एंड हैज टू फाइल रिटर्न एनुअली। साल का एक रिटर्न और टैक्स तुमको भरना है एवरी क्वार्टर। और लास्ट, अगर तुम लोग कुछ परचेस करते हो जिसपे आरसीएम एप्लीकेबल है तो उसमें भी तुमको ही टैक्स पे करना। आई एम अ कॉम्पोजिशन सप्लायर और मैंने कुछ परचेस किया जिसपे आरसीएम एप्लीकेबल है, तो आरसीएम के प्रोविजंस नॉर्मली लगने वाले हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म प्रोविजन विल अप्लाई नॉर्मली टू अ कॉम्पोजिशन। उसमें जो चल रहा है वो चलते रहेगा। ये खाली फॉरवर्ड चार्ज की बात की। फॉरवर्ड चार्ज में तुम्हारे रेट्स स्पेसिफाई कर दिए गए हैं 1%, 1% एंड 8%। ओके, इसके साथ अपना कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स खत्म होता है। ये पूरा अच्छे से पढ़ो एक बार, और कुछ भी डाउट होगा इमीडिएटली मेरे को पूरा पढ़ो इसे स्टार्टिंग से। ओके, एंटर करने के लिए लिमिट कितना है? 1.5 crores in normal states and 75 lakhs in those 8 states. अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, उत्तराखंड। और ये तुम्हारा पिछले साल का टर्नओवर इससे कम होना चाहिए। और एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन मत लिखो। बोल सर यहाँ पे जो ये टेबल है आई का क्वेश्चन इसमें तो आदमी पढ़ने के लिए बड़े रहते हाँ, वैसा अज्यूम किया गया। और उन जो 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 प्रोडक्ट्स है ना उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट भी बहुत हाई है, तो गवर्नमेंट का नुकसान हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला हाँ, वो 1% से बहुत नुकसान हो गया था, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि इसको अपन इसको कॉम्पोजिशन का ऑप्शन नहीं देंगे। हाँ, ये जो फिक्स है बट अमाउंट स्प्लिट के ऊपर भी हो जाता है। बट अगर कोई छोटा मोटा इंसान है जिसका नहीं हो रहा है तो कैसा होता है? देख, मेरी एक फैमिली है, हम 4 लोग मिला के ब्रिक्स बनाते हैं, टोटल टर्नओवर 6 करोड़ होगा। लेकिन चारों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, चारों के अलग अलग नाम पे बिजनेस चालू करो तो 1.5 करोड़ से कम होगा। चारों का अलग अलग पैन तो होगा, तो मैं से बिजनेस प्लानिंग कर सकता हूँ। समझ रहे? 5 करोड़ का टर्नओवर है, आई डिवाइडेड बाय 5, 1.25 फॉर ईच फैमिली मेंबर, so it will be less than 1.5. That will be allowed. हाँ, yes. आईटीसी है ही नहीं इसमें, आईटीसी मिलने वाला है क्या? तो आईटी से ट्रांसफर करने की बात ही नहीं आती ना, अपने आप ही करो, इधर ही करो जो भी करते। बोलो। ओके, अगर मेरे को 2 स्टेट्स में मेरा बिजनेस है तो एक में कॉम्पोजिशन और एक में नॉर्मल चलने वाला है क्या? दोनों में कॉम्पोजिशन या फिर दोनों में? एक है महाराष्ट्र में, एक है मेघालय में। लिमिट कितना हो जाएगा? करंट ईयर में अगर मेरा लिमिट क्रॉस हो गया तो कॉम्पोजिशन स्कीम रहेगा कि नहीं रहेगा? और कितने दिन में मेरे को इंटीमेट करना पड़ेगा? कॉम्पोजिशन स्कीम लेना कब से होता है? 1 अप्रैल से फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस, और न्यू बिजनेस के लिए वो लोग कभी भी ले सकते हैं, जब चालू किया तब या फिर जब रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ गई तब। टैक्स रेट्स क्या है?
मैन्युफैक्चरर के लिए ऑन एग्रीगेट टर्नओवर इन दैट स्टेट। फिर ट्रेडर के लिए फ्री हो गया 0.5 0.5, लेकिन खाली टैक्सेबल टर्नओवर। और रेस्टोरेंट के लिए एग्रीगेट टर्नओवर इन दैट स्टेट। क्या बोलूं? ऊपर वाले का जो मैन्युफैक्चरर है उसका एग्रीगेट टर्नओवर पे लगेगा, और जो ट्रेडर है उसका खाली टैक्सेबल टर्नओवर पे। एग्रीगेट टर्नओवर पे सब कुछ आता है, टैक्सेबल, एग्जाम, नॉन टैक्सेबल, नील रेटेड, जीरो रेट। लेकिन जो टैक्सेबल टर्नओवर है उसमें खाली जिस पर टैक्स लगने वाला है उतना ही आता है। स्टेट वाइज। ओके। सर्विसेज सप्लाई करना अलाउड है क्या? लेकिन थोड़ी बहुत लिमिट दी है ना। हाँ, कितनी लिमिट है? 5 लाख और 10% ऑफ प्रीवियस ईयर्स एग्रीगेट टर्नओवर, व्हिचएवर इज। ओके, मैं पेट्रोल का सप्लाई कर सकता हूँ क्या? पेट्रोल का, अल्कोहल का सप्लाई नहीं कर सकता। ईसीओ के थ्रू कुछ सप्लाई कर सकता हूँ? कैन आई बी अ सीटीपी? सीटीपी को कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउ। फिर ये 8 गुड्स है जिनका मैं सप्लाई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। ट्रेडर इज फाइन बट आई कैन नॉट मैन्युफैक्चर दिस। कैन आई कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द कस्टमर? आईटीसी मिलता है क्या? मेरे बोर्ड पे क्या लिखना पड़ेगा? टैक्सेबल पर्सन। आरसीएम मेरे को अप्लाई होगा क्या? आरसीएम के प्रोविजंस नॉर्मली अप्लाई हो जाएंगे। फिर रिटर्न कब कब भरना है? साल में एक बार। और टैक्स कब कब भरना है? समझा सबको? ओके, एक काम करो, अभी 5 मिनट का ब्रेक। बड़े आगे अभी कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस पूरा सेम है ऑलमोस्ट, कुछ भी फर्क नहीं इसमें। इसका थ्रेशोल्ड लिमिट इन लोगों ने बोल दिया है 50। कितना है? इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इसमें स्टेट्स वगैरह में भेदभाव नहीं है, कोई भी स्टेट को फर्क नहीं पड़ता है। लिमिट कितना हो गया? 50। तो जो लोग सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं दे विल हैव टू गो फॉर दिस स्कीम। इफ यू आर प्योरली सप्लाइंग सर्विसेज देन यू विल ऑप्ट फॉर दिस स्कीम। और तुम्हारे लिए लिमिट कितना कर दिया? 50। इसका रीजन है क्योंकि यूजुअली सर्विस इंडस्ट्री में टर्नओवर कम होता है, मार्जिन ज्यादा। इसके लिए लिमिट कितना कर दिया? 50। ये 50 लाख का टर्नओवर कैलकुलेट सिमिलर तरीके से करोगे। नॉर्मली एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करो और उसमें इंटरेस्ट को इंक्लूड मत करो। क्लियर? बात आ रहा है? 50 lakhs in previous financial year. Other important points same as above. मतलब अगर मल्टीपल स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन है तो सब में क्या लेना पड़ेगा? कॉम्पोजिशन स्कीम। एक अगर मेघालय में है और एक महाराष्ट्र में तो लिमिट कितना होगा? 75 कैसे होगा? इधर का 50 होगा, इधर फर्क ही नहीं पड़ता, 50 रहेगा। लैप्स हो गया तो कितने दिन में तुमको इंटीमेट करना पड़ेगा? 7। इसका टैक्स रेट थोड़ा अलग है। इसका टैक्स रेट बोल दिया 3% सीजीएसटी प्लस 3% एसजीएसटी ऑफ aggregate turnover in state. Aggregate turnover in that states. 3%, 3%. क्या है? क्यों? लिख दे। जब ब्लैंक कुछ भी नहीं है क्या? नोटबुक पे। हाँ, इसका प्रिंट।
हाँ, तो इधर रेट ज्यादा हो गया ना, कितना हो गया इधर 6%। तो रेस्टोरेंट वाले को बेनिफिशियल कौन सा है? 5% है उधर, और लिमिट भी ज्यादा है उधर लिमिट कितना है? 1.5 करोड़। इधर लिमिट कितना है? 50 लाख। तो रेस्टोरेंट वाला ऑल्दो ही इज अ सर्विस प्रोवाइडर, स्टिल दिस वन इज बेनिफिशियल फॉर। बाकी आगे कंडीशंस, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज अलाउड। ऊपर खाली क्या अलाउड था? गुड्स। इधर गुड्स और सर्विसेज दोनों अलाउड, कितना भी करो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंटर स्टेट अलाउड नहीं हो, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हो, इंट्रा स्टेट सप्लाई करो, गुड्स का करो कि सर्विसेज का करो, फर्क नहीं पड़ता। तो आइडियली जो बंदा गुड्स का सप्लाई कर रहा है उसके लिए बेटर कौन सा है? सिर्फ गुड्स का कर रहा है, पहला वाला बेटर है, क्योंकि रेट भी कम है, लिमिट भी ज्यादा है। अगर मैं सर्विस का कर रहा हूं तो इधर आना। सेकंड बोल दिया कि तुम लोग डीजल, पेट्रोल, अल्कोहलिक लिकर, मतलब नॉन टैक्सेबल चीजों का सप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड वापस वही बोल दिया कि तुम लोग सीटीपी और एनआरटीपी नहीं रह सकते। उसके बाद बोल दिया तुमको ईसीओ के थ्रू कुछ भी सप्लाई नहीं कर। फिर बोल दिया शुड नॉट बी अ मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। इधर अभी तक नोटिफाई नहीं किया, नॉट येट नोटिफाइड। आइडियली जो ऊपर के 8 है वो इधर नीचे आने चाहिए, बट अभी तक वो नोटिफाई नहीं की। अगला बोल दिया कैनॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर, कैनॉट क्लेम आईटी, सेम एज अबव। टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना है, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। तुमको तुम्हारे बोर्ड पे लिखना पड़ेगा कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, तुमको हर क्वार्टर टैक्स भरना पड़ेगा और हर साल एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और लास्टली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सेम टू सेम अप्लाई। इसके साथ ही तुम्हारा ये वाला स्कीम भी खत्म। इसमें खाली एक ही नई चीज पड़ी, और वो चीज थी, दो नई चीज पड़े, एक लिमिट और एक रेट। इसका लिमिट है 50 लाख और रेट है 3% सीजीएसटी 3%। क्लियर है क्या? ओके, इसके साथ ही तुम्हारा ये वाला चैप्टर होता है। ये सेकंड वाला स्कीम पढ़ो, और कुछ भी डाउट होगा तो इमीडिएटली इसको क्लियर कर। नहीं 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 अलाउड ही नहीं allowed। तो वो ध्यान रखना पड़ता है। समझा सबको? ये पूरा रिवाइज करो, 2 मिनट बाद अपन क्वेश्चन सॉल्विंग चालू करेंगे। सप्लाई थोड़ी कर रहा हूं मैं, वो सेल नहीं होता है, वो मेरा खाली एक, वो बहुत कॉम्प्लिकेट चीज है, वो इस पे नहीं आई। सप्लाई पैसे मिला तो हाँ, पैसा मिला तो बोल। हाँ लेना लेना, आज नहीं, अरे लास्ट जब रहता तभी ले पाता हूँ, अब इसका डीटी है डीटी क्यों नहीं? अभी नहीं, पहले क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन बैंक में आ जाओ। क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बैंक।
चैप्टर 3 क्वेश्चन बैंक। देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन तो आया ही है, मतलब ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन तो आते ही। क्या क्या हाँ नहीं है, अरे नहीं है नहीं है। करें स्टार्ट। ओके पहला वाला होमवर्क मार्क कर दो। डिफाइन टैक्सेबल टेरिटरी, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, एकदम पहले क्लास में अपन ने पढ़ा था, याद होगा। वो नॉट 200 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स। सेकंड वाले को भी होमवर्क, डिफाइन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2। पढ़ना इसको खाली। फिर अगला बोला है डिफाइन द टर्म ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्या होता है रेसिपिएंट मतलब कौन? परचेसर। और सप्लायर मतलब इन दोनों को होमवर्क 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 पढ़ के आना इसको। ये एग्जाम में आया था, एकदम फर्स्ट एग्जाम, जो एकदम पहला पेपर था जब पहली बार जीएसटी आया था, तो वो थोड़ा इजी था क्योंकि जीएसटी कब आया था, और ये पहला एग्जाम था जब जीएसटी का कोई क्वेश्चन आया तो उस टाइम पे बहुत इजी रखा था। तो पहला पेपर बहुत इजी था, उसमें ये सब चीजें पूछी गई। रेसिपिएंट का मतलब बताओ, सप्लायर का मतलब बताओ, वैट, उसके पहले वैट और सर्विस टैक्स। हाँ समझे, बहुत इजी था पहला पेपर, तो मतलब ऐसे ही था, कुछ काम का था ही नहीं। बट क्या है, तब लोगों को जो पढ़ाते थे उनको भी नहीं मालूम था कि जीएसटी में आने के वाला है पेपर, इसके लिए तब उनको इजी पेपर डालना। अगला डिफाइन द टर्म इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई। क्या होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई? सेम स्टेट, इंटर मतलब डिफरेंट स्टेट, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन द सेम स्टेट। और अगला वाला लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन डिफरेंट स्टेट। देखो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है जो अपन प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में पढ़ने वाले। ये लोग क्या चेक करते मालूम है क्या? सप्लायर किधर है और प्लेस ऑफ सप्लाई किधर। रेसिपिएंट की बात नहीं करते। यू विल हैव टू चेक फॉर द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए एक स्पेशल चैप्टर इस साल ऐड किया है जो अपन पढ़ेंगे। चलो सीधा भी रिवर्स चार्ज पे आता है। What does reverse charge mean and who is responsible to pay tax under GST law? Reverse charge में टैक्स कौन पे करने वाला? पढ़ लेते इसको। Reverse charge means the recipient of the supply of goods or services is liable to pay GST instead of the supplier under section 9(3) or 9(4). Therefore, the person liable to pay tax is generally supplier is liable to pay tax, but under reverse charge, recipient is liable to pay tax. Not very important. In accordance with the reverse charge provision, give answers to the following. Is GST on reverse charge basis payable on interest rate supply also? ये क्या बोला इन लोगों ने? देखो रिवर्स चार्ज के ना कुछ स्पेसिफिक जो रिवर्स चार्ज के जो प्रोविजंस है उसमें अगर इंटरेस्ट भी आ गया कंसिडरेशन में तो उस पर भी रिवर्स चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा। नॉर्मल कंसिडरेशन में ऐड हो गया अगर इंटरेस्ट तो उस पर भी लग जाएगा। Is reverse charge applicable on supply of goods also or is it only on supply of service? Supply of goods पे है, अपने को सिलेबस में नहीं, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स पे है, कुछ कुछ गुड्स बोले गए हैं which is not in our syllabus. In case supplier is eligible to threshold exemption, is reverse charge applicable? ये मैंने बोला था तुमको, अगर रिवर्स चार्ज है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। दिस इज मेंशन्ड इन सेक्शन नंबर 24, ठीक है। तो अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो तुमको जग मार के रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2.3, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आता है वो ओपन करना। ओके एक एक करके मैं पूछूंगा, लीगल प्रोविजन पूछूंगा, तुमको जवाब देना जैसे अपन ने सेकंड चैप्टर में किया। आदेश्वर पहला क्वेश्चन पढ़ जोर से। Impact Private Limited today had appointed a senior advocate, Ms. Pooja, for the presentation of company's legal matter at Delhi. Determine who is liable to pay them safely. Would your answer differ if Impact Private Limited? पहला डिटरमाइन हु विल बी लायबल टू पे जीएसटी। पहले क्या क्या देख लेता। एक पार्टी है इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड,
जो कि एक बिजनेस एंटिटी दिखाई दे रही है मेरे को। हमने अपॉइंट किया है पूजा को, जो कि है सीनियर एडवोकेट। कौन सा वाला एंट्री मेरे को ध्यान में आ रहा है? वकालत वाला। सीनियर एडवोकेट से मैंने सर्विस ली और मैं खुद एक बिजनेस एंटिटी, तो टैक्स कौन पे करेगा? एक बार डिस्कशन पढ़ लेते हैं इसका। इन द गिवन केस पूजा इज अ सीनियर एडवोकेट प्रोवाइडिंग रिप्रेजेंटेशनल सर्विस टू अ बिजनेस एंटिटी दैट इज इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड पुणे। देखो जो ऊपर क्वेश्चन में दिया है ना, वही तुमको इधर नीचे लिख के, तो काफी बच्चे पूछ रहे थे कृष्णा क्या लिखना है, यही तो लिखना है इसमें, और क्या लिखेगा इसमें? और आगे कंक्लूजन, देयरफॉर इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड is liable to pay GST under reverse charge for services provided by Ms. क्लियर है क्या? ओके, ये बड़े बॉक्स में खाली लिख दो लीगल सर्विसेज, ताकि इसको रेफर करना इजी हो जाएगा। अभी इसका ये कैसे लिखना है, ठीक है, मैं तुमको वो समझा रहा हूं, क्योंकि अपन ने सब कुछ टैबुलर फॉर्म में पढ़ा है, तो इसको पैराग्राफ फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करके लिखेंगे। As per section 9(3) of CGST Act 2017, if legal services, एक बार देख लो फिर लिखना, if legal services are provided by, किसने प्रोवाइड करना चाहिए? इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स, प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट, कॉमा सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया इफ लीगल सर्विसेज, मतलब सप्लाई किस नेचर का होना चाहिए। फिर मैंने लिख दिया किसने प्रोवाइड करना चाहिए। अभी क्या लिखना पड़ेगा? किसको प्रोवाइड करना चाहिए? प्रोवाइडेड बाय टू अ बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। सेम वही जिस ऑर्डर में अपन ने लिखा है ना, सप्लाई, सप्लायर, रेसिपिएंट, वही ऑर्डर में इसको मिक्स करके लिखना। देन जीएसटी इज पेएबल, जीएसटी इज पेएबल सीधा लिख देंगे बाय रेसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। जीएसटी इज पेएबल बाय द रेसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। इजी है? Yes. ओके, इसका मिलेगा 1 मार्क और कंक्लूजन का 1 मार्क, और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का मिलेगा 1 मार्क। ओके, सेकंड पार्ट क्या है आदेश्वर? Would your answer differ if Impact Private Limited appoints local advocate Mr. Sagar who further appoints Ms. Pooja for review? इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अगर मैं एक इंडिविजुअल एडवोकेट को भी अपॉइंट करता हूँ तो लायबिलिटी किसके ऊपर है? इम्पैक्ट के ऊपर। नो, द लायबिलिटी टू पे जीएसटी विल बी ऑन इम्पैक्ट ओनली। कुछ डाउट होगा तो पूछो इसको। नो, समझ नहीं रहा क्या? Yes. ठीक है, पूछ रहा हूँ। हाँ, ठीक है, इधर पीछे, इधर इधर इधर। नींद में है क्या? पक्का? बड़ा है क्या? Yes. No. पहले 2.5 करें, वो ऑप्शन नहीं था, मैं पूछ रहा, पढ़ रहा है। 2.5, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। रुक जा, इसको नहीं बोलते देखो। ओके, कौन बढ़ेगा 2.5? जल्दी लिख रहे, तो वही तो कर रहा था 2 मिनट तक, मेरे को लगा देखो ऊपर कर।
ये ना कि इन करूं, तो जूम इन बोलना है सर। ठीक है, ठीक है, वो लाइट में फर्स्ट बस बढ़ रहे सार्थक, जोर से बढ़, जल्दी बढ़। आएगा आवाज, शांति से बैठोगे तो आएगा। Director of Sunbeam Company Private Limited provided service to the Sundari Park direction of online services of this GP and ओके, मिस्टर प्रियम डायरेक्टर है और सनमून कंपनी एक कंपनी। तो डायरेक्टर को पैसा मिला 1,25,000 और उन्होंने सर्विस दिया सनमून कंपनी। अभी इंडिपेंडेंट केसेस में अपने को आंसर करना है कि जीएसटी कौन भरेगा, कितना भरेगा, कि भरेगा कि नहीं भरेगा। पहला independent director of private limited about ओके, अभी आराम से सोचो, ठीक है। मैं इधर ड्रॉ करता हूँ साइड में। ऊपर है सन मून कंपनी और नीचे है मिस्टर प्रियम। मिस्टर प्रियम ने सर्विस दिया है कंपनी को और कंपनी ने दिया है 1,25,000 टू मिस्टर प्रियम। पहले केस में मिस्टर प्रियम इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ही इज नॉट एन एम्प्लॉय। तो ये जो पैसे मिले ये कौन से हैसियत में मिले होंगे? प्रोफेशनल फीस की हैसियत से कि सैलरी की हैसियत से? तो सप्लाई है कि नहीं? सप्लाई है। टैक्स कौन भरेगा? सन मून कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। समझा ये चीज? सेकेंड पार्ट, अच्छा सेकेंड पार्ट में बोल दिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मतलब एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय को कुछ भी पैसा मिलता है तो इज इट अ सप्लाई? क्यों? पैरा 1 शेड्यूल। ओके, आगे बढ़। out of the what is 1,85,000. It's 60,000 as rates. Here as salaries, income, Sunburn, private limited, and subject TDS section 192. टोटल 1,25,000 में से 60,000 सैलरी और बचा हुआ देखो आगे। However, However, 60,000 has been declared separately then salaries। मतलब देखो सनमून ने पेमेंट कितना किया? 125 का। इसमें से इसको दो हिस्सों में पेमेंट किया। एक सीधा सीधा सैलरी के हिसाब से पे कर दिया। कितना किया सैलरी? 60,000 सैलरी के हिसाब से पे किया और 65,000 अदर, मतलब वापिस ये क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल फीस। तो सोच के बताओ क्या करें? 60,000 पे नो जीएसटी बिकॉज इट इज इन द नेचर ऑफ सैलरी। 65,000 पे जीएसटी लगेगा बिकॉज इट इज इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल। तो ये 65,000 पे टैक्स कौन पे करेगा? सनमून कंपनी प्राइवेट। समझा ये चीज? तो इस पर दो सेक्शन कोड करने पड़ेगा। एक तो 7.2 शेड्यूल 3 पैरा 1 और उसके साथ साथ अपने को कोड करना पड़ेगा 9 सबसेक्शन। दोनों सेक्शन के एक मार्क और दोनों कंक्लूजन के एक मार्क। फिर टोटल हो जाएगा 4 मार्क। सबसे पहले 9.3 कोड कर। 9.3 कोड आर्यन, 9.3 कोड कर। नहीं अच्छे से इंग्लिश में प्रॉपर। मैंने तो फर्स्ट लाइन पे लिख दिया है। As per section 9(3) of CGST Act 2017, in case of services provided by a director. Easy है, easy है। किसको प्रोवाइड करना है? नहीं बॉडी टू अ, तो वैसे लिख पहले टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। वो तो ऊपर लिख दिया ना, इन केस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर टू अ बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ये तो लिख के आना। देन
independently लिखिएगा। नहीं, इसको एंड कर, ये लाइन को एंड कर। टैक्स कौन भरेगा? Then the tax is payable by the recipient on reverse charge basis. Then the tax is payable by the recipient on reverse charge basis. मैं बॉक्स में लिख रहा हूं मैं डायरेक्टर सर्विस। क्लियर? 7(2) लिखना पड़ेगा। बोल रितेश, 7(2) कोट कर। As per section 7(2) read with para 1 of schedule 3 of CGST Act 2017. क्या क्या वापस? नहीं, नॉट टैक्सेबल मत बोलो। नॉट सप्लाई लिखना है पहली बात तो। हाँ, तो स्टार्ट ऐसे करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय। In the course or furtherance of business shall neither be treated as supply of goods nor supply of service. कंक्लूजन पढ़ो एक बार सब लोग। पहला वाला कंक्लूजन समझा? पहला कंक्लूजन समझा सबको? सेकंड वाला नहीं, थोड़ा छोटा कट शॉर्ट करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। 3 से 4 लाइन का तो भी आना मिनिमम। देखो सेकंड वाले में क्या लिखूंगा मैं रितेश, सीधा इधर से चालू कर सकते। Salary of 60,000 is not taxable as it gets covered under para 1 of schedule 3. Further 65,000 which is declared separately other than salaries is consideration for professional service which is outside the scope of schedule 3. Hence the recipient, that is Sun Moon Company Private Limited, is liable to discharge applicable GST on reverse charge. खाली इतना लिखा तो भी चलेगा, ऊपर का सिर्फ ज्ञान है, नीचे का लिखा तो भी चलेगा। क्लियर? जाए 2.6 पर। 2.4 2 पॉइंट क्या बाद में Arpan Singhania is a director in Narayan Limited. Company paid him sitting fee amounting to 25,000 for the month of January. सैलरी मिला है क्या उसको? क्या मिला है उसको? सिटिंग फी मिला है। जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? रिवर्स चार्ज की फॉरवर्ड चार्ज? टैक्स कौन पे करेगा? सेकंड,
Further salary was paid to Arpan Singhania amounting to 1.5 lakhs for the month of January, on which TDS was also deducted. 1.5 लाख की सैलरी पे सप्लाई है कि नहीं है? सप्लाई है ही नहीं तो फिर रिवर्स चार्ज की बात ही नहीं आती. अगले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इधर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है. तपस्या एंड एसोसिएट्स इन विच अर्पन सिंघानिया इज अ पार्टनर, है ना, इसको मैं ड्रॉ करूंगा. एक कंपनी है जिसका नाम है तपस्या एंड एसोसिएट्स, और इसका एक पार्टनर कौन है? अर्पन सिंघानिया. सप्लाइड सर्टन प्रोफेशनल सर्विस टू नारायण लिमिटेड. ये तपस्या एंड एसोसिएट ने कुछ सर्विस प्रोवाइड की किसको? नारायण. इन द मंथ ऑफ जनवरी अमाउंटिंग टू ₹2 lakhs. तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, फॉरवर्ड चार्ज के रिवर्स चार्ज? क्यों रिवर्स चार्ज? फॉरवर्ड चार्ज ही होगा ना. ये अर्पन सिंघानिया इधर पार्टनर है, उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? कोई अपन ने एंट्री पढ़ी है कैसी चीज की? सर्विस किसने दी है? तपस्या एंड एसोसिएट्स ने. अर्पन सिंघानिया ने सर्विस दी है क्या? अगर अर्पन सिंघानिया नारायण को सर्विस देता तो रिवर्स चार्ज होता, नारायण ने टैक्स पे करता. इस केस में सर्विस किसने दी? तपस्या एंड एसोसिएट्स. वो तो कोइंसिडेंटली अर्पन सिंघानिया उधर पार्टनर है ना, लेकिन एक्चुअल में सर्विस किसने दी है? तपस्या एंड एसोसिएट. इधर नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा, टैक्स विल बी पेड बाय तपस्या एंड एसोसिएट्स ऑन फॉरवर्ड चार्ज बेसिस. समझा है क्या? ये कंफ्यूज करने के लिए थर्ड पॉइंट दिया, देख लो एक बार, इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट. यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्टर सर्विस. पहले केस में रिवर्स चार्ज, दूसरे केस में नॉट अ सप्लाई, और तीसरे केस में फॉरवर्ड चार्ज. टैक्स विल बी पेड बाय तपस्या एंड एसोसिएट्स. अंडरलाइन करो उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. यस, 9-3 और 7-2 वही हो. नहीं करना पड़ेगा ना, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट. 1 मार्क चला जाएगा, इसका 1 मार्क है, इसका 1 मार्क. हाँ, एक फिर इसका आधा आधा 1 होगा, ऐसा 1 हाफ ऑफ 1. पूरा लीगल प्रोविजन पढ़ो और डिस्कशन एंड कंक्लूजन भी पढ़ो. थर्ड वाला मैं भी पढ़ लेता हूँ. The fact that Arpan Singhania is a partner in Tapasya and Associate and also director in Narayan Limited does not have any impact on the taxability of professional service. Tapasya and Associate is liable to pay GST on such service under forward. Easy. क्लियर है पीछे? सिद्धि देना बढ़े आ गया. 2.7 करोगे ट्राई? पढ़ो, ट्राई कर. पढ़ लिया? पढ़, जोर से पढ़े. Explain operated the main server theory currently means running balance about provided this service be explained for you charge every recommend the time express as the base state. कौन भरेगा टैक्स? बैंक भरेगा. रिकवरी एजेंट वसूली भाई, यहाँ पे लिखता हूँ रिकवरी एजेंट.
क्या लिखेंगे इधर पीछे से ऐश्वर्या गली की ट्रैक क्या सेक्शन कैसे कोड करना ट्राई करिए एज पर सेक्शन 9(3) ऑफ CGST एक्ट 2017 उसको ट्राई कर दो ऐश्वर्या ट्राई मैं तो हेल्प करता हूँ इन केस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिकवरी एजेंट ऐसे स्टार्ट होना चाहिए टू अ बैंकिंग कंपनी सीधा ऐसा बोलते टू अ बैंकिंग कंपनी देन द टैक्स विल बी रेसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज सिंपल पहले सप्लायर कौन है लिखो फिर रेसिपिएंट कौन है लिखो और फिर टैक्स कौन भरेगा वो लिखो in case of services provided by a recovery agent to a अच्छा इसमें 3-4 रेसिपेंट थे बैंक MBFC एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFC का फुल फॉर्म क्या होता है कंपनी नहीं NBFC लिख सकते हैं बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पूरा लिख और कंक्लूजन में अंडरलाइन कर लो यस बैंक शैल बी लायबल टू पे GST अंडर रिवर्स चार्ज हाथों हाथ अंडरलाइन कर लेना बढ़िया आगे पढ़ो कौन पढ़ेगा अजिंक्य जोर से पढ़ 2.8 This is 3 crores of consideration from Sudev SDP. अच्छा क्या क्या लग रहा है मेरे को ये देख के पहला लाइन पढ़ के आंसर आ जाता है ऑथर है और सामने पब्लिकेशन वाला टैक्स कौन पे करेगा आंसर पहले लाइन में छुपा रहता है खाली आगे का पढ़ना पड़ेगा ताकि अपन उसको कोट कर सके डिस्कशन पढ़ आगे is those for supply of services by way of temporary transfer of copyright covered under section 130 clause 8 of the copyright guideline is related to original ensuring work of a new ये ऐसा कैसा उठा के लिख देने का एक मार्क कैसे मिल जाएगा है ना डिस्कशन में ये पूरा का पूरा ऐसे आना चाहिए आगे he finished his work and made available the publisher, but has yet not raised the invoice. Mr. V. Rangan is the view that STP is liable to pay tax under reverse charge on the services provided by him. सही बोल रहा है मिस्टर विकी हाँ वो बोल रहा है कि रिवर्स चार्ज में तुम टैक्स भर दो STP does not read the first view. विथ इज कॉन्कर मतलब अग्री नहीं कर रहे वो Because view and not reading deposit the tax deduction. Examine whether the view of Mr. V. Franklin बोलो पूरा लिखा था अपने को पहले मालूम पड़ गया था मिस्टर विकी फ्रैंकिन का व्यू करेक्ट है टैक्स किसने भरना है SBP ने ही भरना further if the view of Mr. V. Franklin is correct. What is the resources रिकोर्स रिकोर्स resource available with Mr. V. रिकोर्स मतलब कोई दूसरा रास्ता अवेलेबल है कि नहीं तो ऑथर के पास कोई दूसरा रास्ता अवेलेबल होता है क्या नहीं पढ़ते नहीं घर पे नहीं बोलते चेक करो एक मिनट रुको क्या लिखा है इसमें
ऑथर कैन चूज टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ऑप्शन अवेलेबल है, वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर सकता है, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, 1 साल तक रजिस्ट्रेशन से मुकट नहीं सकता है, और उसको इनवॉइस पे लिखना पड़ेगा कि टैक्स इज पेएबल अंडर फॉरवर्ड। ये पार्ट के लिए उन लोगों ने 1 मार्क अलोकेट किया। ऊपर का आंसर इजी है, बट ये लोग आधे से ज्यादा बच्चे ये वाला चीज भूल के आ जाएंगे कि रिकोर्स अवेलेबल है। शेड्यूल 2 नहीं लिखने की जरूरत, सप्लाई ऑफ सर्विस है वो तो मान लिया अपन। सर 1 ईयर से ठीक है, 1 ईयर 1 साल तक तू रिवर्स नहीं कर सकता, तेरा ऑप्शन भरना है तो फिर 1 साल तक फॉरवर्ड चार्ज में भरते रहो। बोलो एज पर सेक्शन 9(3) ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, बोलो कशिश। कौन से दोनों? नहीं, सिर्फ रिवर्स चार्ज वाला बोलते। हाँ, In case of transfer of copyright, तो ये भी बोल देना उसमें, इन केस ऑफ ट्रांसफर कॉपीराइट रिलेटेड टू लिटरेरी वर्क कवर्ड अंडर सेक्शन 130A ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 publisher, by an author to a publisher located in taxable territory. recipient will be liable. If services are supplied by an author by way of transfer of a copyright covered under section 130 subsection A of Copyright Act 1957 relating to original literary work, पूरा का पूरा सेम टू सेम वैसा का वैसा लिखना, ऊपर जो था। टू अ पब्लिशर located in taxable territory comma then the GST is payable by the recipient on reverse charge basis. GST is payable by the recipient on reverse charge basis. क्लियर है क्या सबको? वो ऑलरेडी डाल दिया। बोलो आदेश्वर, क्लियर है? कंक्लूजन में क्या लिखा है? The given case, Mr. Vicky temporarily transferred copyright related to original literary work to new book to publisher SBP. Therefore, SBP is liable to pay tax. Therefore, पहले वाले में उसका व्यू करेक्ट है। सेकंड वाले में अगर SBP टैक्स नहीं भरता है तो ये फॉरवर्ड चार्ज पे टैक्स भर सकता है। Option to pay tax under forward charge, makes a declaration in the invoice and shall not withdraw the option within the period of 1 year. कंक्लूजन पढ़ो एक बार।
ऑथर इसका एंट्री नंबर भी लिखे चाहिए, क्या था इसका एंट्री 9A था। एंट्री नंबर याद नहीं रखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम। क्लियर है? ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।